हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का टॉपिक सीखना, अर्थ, प्रकृति एवं सिद्धांत, लर्निंग, मीनिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने के अर्थ की। सीखना या अधिगम या उसको बोल सकते हैं लर्निंग। अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना, लर्निंग है, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको ही सीखना कहते हैं, ठीक है। जो उसके व्यवहार में परिवर्तन ला दे उसको ही सीखना कहते हैं, और जो परिवर्तन होता है वो अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब हम जीवन भर कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं, इसलिए कहा गया है जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना या लर्निंग कहते हैं, ठीक है। मनुष्य क्या करता है? जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया का नाम दिया गया है। उदाहरण क्या है? जैसे कोई छोटा बालक है, उसके सामने कोई दीपक जल रहा है, ठीक है, और वह बालक क्या करता है? उस लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। जो दीपक में जो लौ जलती है उसको पकड़ने का प्रयास करता है, और इसके कारण क्या होता है कि उसका हाथ जल जाता है, उसका हाथ जल जाता है। अब जब वह बालक क्या करता है, जब उसका हाथ जल जाता है तो वह अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। अब दोबारा जब यही प्रक्रिया होती है तो सामने उसके जब दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, मतलब उसने पूर्व में यह अनुभव कर लिया था अगर वह अपने हाथ को उस दीपक के पास ले जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, तो उसके कारण उसके मन में एक धारणा बन जाती है, पूर्व अनुभव उसको हो जाता है। जो अनुभव उसको हो गया है कि हाँ पहले मेरा इस दीपक से हाथ जल चुका है, तो वह क्या करता है? अब लौह को पकड़ने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है। अब वह अपना हाथ नहीं बढ़ाता है और उससे पहले ही दूर हो जाता है, क्योंकि वह अनुभव कर चुका होता है कि मेरा हाथ जल चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वह वहाँ अनुभव कर लेता है कि हाँ मैं अगर अपना हाथ जो है वो दीपक के पास लाऊंगा तो इस लौह के कारण मैं जल जाऊंगा। तो एक बार वह जल चुका होता है और पूर्व के अनुभव के आधार पर वह दोबारा नहीं जलता है, मतलब दोबारा उस दीपक के पास नहीं जाता है, पहले से ही उससे दूर हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया है कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अब बात यह है कि अधिगम का सर्वोत्तम सोपान क्या है? तो अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है अभिप्रेरणा। मनोविज्ञान में सीखने शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक प्रक्रिया रूप में होता है, दूसरा परिणाम रूप में। प्रक्रिया रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तथ्यों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के व्यवहार परिवर्तन से होता है, जो नए नए तथ्यों की जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। दो प्रकार से अधिगम होता है, एक प्रक्रिया के रूप में, एक परिणाम के रूप में। प्रक्रिया के रूप में क्या करता है? मनुष्य नए नए तथ्यों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन से होता है, जहां नए नए तथ्यों की जानकारी एकत्रित करता है और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप सीखता है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक उसमें मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब सीखने का मतलब ही यही है कि व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होना, तब तक सीखना सार्थक नहीं होता जब तक कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। अनर्जित कार्य क्या होते हैं? प्राण रक्षा के लिए भागना और भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, इन सब कार्यों को मनोवृत्ति, मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्त्यात्मक कहते हैं। इन सब कार्यों को मनुष्य को सीखना नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें अनर्जित कार्य कहा जाता है। अनर्जित कार्य मतलब होता है जिस कार्यों को मनुष्य को सीखना नहीं पड़ता है, अनर्जित कार्य उनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे भूख लगने पर भोजन की तलाश लगना, भूख आपको लगी, आपने भोजन की तलाश की,
आपको स्वतः भूख लगी और भोजन की तलाश करी आपने, ठीक है, और इन सभी कार्यों को मनुष्य को सीखना नहीं पड़ा, इसलिए इसे कहते हैं अनर्जित कार्य। दूसरा है अर्जित कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे पेड़ पर चढ़ना, पानी में तैरना आदि, इन सभी कार्यों को मनोवैज्ञानिक अर्जित कार्य कहते हैं। इन कार्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को सीखना अथवा अधिगम कहते हैं, ठीक है। अब सीखने या अधिगम की परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो ने कहा है कि सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति तीनों का अर्जन है, ठीक है। गेट्स तथा अन्य शब्दों के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। तो वुडवर्थ के अनुसार हमने देखा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स तथा अन्य के शब्दों में कहा गया है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। स्किनर ने कहा है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकारता है। वुडवर्थ ने कहा है सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है कि जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही सीखना कहते हैं। काल्विन ने कहा है पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से निर्मित जो व्यवहार है उसमें अनुभवों द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। सोरेनसन ने कहा है अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार बताया है। जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम या सीखना का एक आधार है। हम तभी सीखते हैं जब हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, उस चीज़ को सीखने के प्रति हमारे अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, तभी हम कोई चीज़ सीखते हैं। मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ के लिए हम, तभी हम सीखते हैं। इसलिए मोटिवेशन को अधिगम का जो आधार है वो किसने बताया है? सोरेनसन ने बताया है कि जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो अधिगम का आधार है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। मतलब जो परिवर्तन है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक बाह्य भी हो सकता है, एक आंतरिक भी हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। अधिगम के मुख्य सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया है। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम संतोषजनक प्राप्त होने पर अनुक्रिया उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अधिगम के मुख्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार जो प्राणी होता है उसके समक्ष जब उद्दीपक उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है और परिणाम जब संतोषजनक होते हैं तो जो अनुक्रिया होती है वो उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य बातें, पहला है अधिगम किसी प्रक्रिया का कोई परिणाम न होकर अपने आप में एक प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, वह अपने आप में ही एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। जो अधिगम प्रक्रिया है वो सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। जो अधिगम प्रक्रिया है वो सदैव कैसी होती है? सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र तथा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। सभी क्षेत्र इसमें समाहित रहते हैं और ज्ञानात्मक क्षेत्रों में ही ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ही सारे क्षेत्र आ जाते हैं। तो अधिगम का क्षेत्र कैसा है? अत्यंत व्यापक है, अत्यंत बड़ा है। इसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया सार्वभौमिक व सतत होती है, अर्थात सभी जीवधारी सीखते हैं तथा सीखना किसी भी आयु, लिंग भेद, जाति प्रजाति विशेष तक सीमित नहीं रहता है। किसी भी जाति, धर्म आदि के लोग इसको सीख सकते हैं। यह किसी आयु से रिलेटेड या लिंग से रिलेटेड या जाति से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होती है। जो अधिगम की प्रक्रिया है वो किस पर आधारित है? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होती है। अधिगम में मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेप क्रिया जैसे जन्मजात व्यवहार प्रवृत्तियों के कारण आए परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं। सीखने की प्रकृति अथवा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। किसी मनुष्य में यह प्रवृत्ति तीव्र होती है और किसी में सामान्य और किसी में मंद। कि जो मनुष्य में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? किसी में तीव्र होती है सीखने की प्रवृत्ति, किसी में सामान्य होती है, ठीक है, एवरेज होती है, किसी में बिल्कुल स्लो होती है, मंद होती है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य में अनुकरण की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वह जन्म के कुछ माह बाद ही अपनी जाति के व्यक्तियों की क्रियाओं को अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो अनुकरण के द्वारा ही होती है, वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है। वह जिस भी नई वस्तु अथवा क्रिया को देखता है उसी के विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता आता है, अगर कोई वो नई वस्तु देखता है, कोई नई क्रिया देखता है, तो उसके विषय में वह प्रश्न भी करने लगता है। सेकंड पॉइंट है, सीखना प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं। मनुष्य अवलोकन, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन आदि अनेक विधियों से सीखता है। मनुष्य कैसे सीखता है? अवलोकन के माध्यम से भी सीखता है, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन आदि अनेक विधियों से सीखता है। इस दृष्टि से सीखना प्रक्रिया है और सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक उससे मनुष्य के व्यवहार, शारीरिक हो या मानसिक में परिवर्तन नहीं होता है। तो सीखना कब सार्थक होता है? जब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तभी सीखना सार्थक होता है। सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। पहला है, सीखने की प्रक्रिया का सर्वप्रथम तत्व है नया ज्ञान अथवा कौशल को सीखना। तो सर्वप्रथम तत्व है सीखने में नया ज्ञान अथवा कौशल को सीखना। दूसरा तत्व है इस ज्ञान अथवा कौशल को बहुत दिनों तक धारण करना। पहला तत्व हो गया कोई नया ज्ञान अथवा कौशल को सीखना। दूसरा तत्व हो गया कि जो कौशल है, उस जो ज्ञान है अथवा कौशल है उसको धारण करना। और तीसरा तत्व हो गया कि आवश्यकता पड़ने पर इस ज्ञान अथवा कौशल का प्रयोग करना। तो पहला हो गया कि जो नया ज्ञान अथवा कौशल को सीखना। दूसरा है धारण करना, उस ज्ञान अथवा कौशल को धारण करना। और तीसरा तत्व हो गया कि इस ज्ञान अथवा कौशल का प्रयोग करना। कब प्रयोग करना? जब आवश्यकता पड़े तब। ठीक है। नेक्स्ट है, सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो जो सीखना होता है वह दोनों पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण पर भी। तो मनुष्य क्या सीखता है, कितना सीखता है, यह उसके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। जन्म से वह सीखने की शक्ति लेकर पैदा होता है और पर्यावरण से वह सीखने की सामग्री प्राप्त करता है। मनुष्य की जैसे जैसे उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां परिपक्व होती हैं, वैसे वैसे उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो जन्म से ही क्या होता है? मनुष्य सीखने की शक्ति लेकर पैदा होता है और वह जीवन भर सीखता रहता है। ठीक है, जीवन भर कुछ ना कुछ वह जरूर सीखता है और पर्यावरण से वह सीखने की सामग्री प्राप्त करता है। ठीक है, तो मनुष्य में जैसे जैसे शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां परिपक्व होती जाती हैं, वैसे वैसे उसमें सीखने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती जाती है। परिपक्वता सीखने के लिए पहली आवश्यकता है।
जो परिपक्वता है वो सीखने के लिए पहली आवश्यकता है। नेक्स्ट है, सीखने में अभिप्रेरणा का बड़ा महत्व होता है। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार की प्राण शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य उस दिशा में कुछ करने के लिए अभिप्रेरित होता है। मनुष्य जितना अधिक अभिप्रेरित होगा उतनी ही शीघ्रता से सीखेगा और उतना ही स्थायी उसका सीखना होगा। मतलब जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का आधार है। ठीक है, किसने कहा है कि जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का आधार है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कहा है जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का आधार है। जब तक व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, तब तक वह कुछ भी नहीं सीखेगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य का अभिप्रेरित होना, मोटिवेट होना। जब तक मनुष्य मोटिवेट नहीं होगा वह कुछ भी नया नहीं सीखेगा। जब तक नया नहीं सीखेगा तब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? उसका जो सीखना है वो सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो मानव व्यवहार की प्राण शक्ति है अभिप्रेरणा, जो है मोटिवेशन है, वो मानव व्यवहार की प्राण शक्ति है। यह वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य उस दिशा में कुछ करने के लिए अभिप्रेरित होता है। ठीक है, मोटिवेट होता है। मनुष्य जितना अधिक मोटिवेट होगा उतनी ही शीघ्रता से वह सीखेगा। तो शीघ्रता से सीखने के लिए उसको मोटिवेट होना जरूरी है, और उतना ही स्थायी उसका सीखना भी होगा। जितना अधिक मोटिवेट होगा उतनी जल्दी सीखेगा और उसका जो सीखना है वह स्थायी होगा। तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने सीखने का अर्थ पढ़ा, सीखने की परिभाषाएं पढ़ी, सीखने की विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।